good evening. This is Poonam Nirania, your political science tutor. So it's my first video, so I hope you guys like it. और जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, आज हम एक वर्ड टूर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये एक ऐसा वर्ड टूर होने वाला है जिसमें आपके फर्स्ट बुक यानी कंटेम्प्रेरी वर्ड पॉलिटिक्स के सारे चैप्टर, सातों चैप्टर आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जैसे इंग्लिश में होता है ना, हम चैप्टर से पहले समरी पढ़ते हैं, वैसे ही आपको इस बुक के सारे चैप्टर्स को समराइज कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें हमें ये पता चलेगा कि आगे हमें चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम किस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो टू वर्ड टूर। सो वर्ड टूर में हमें जाना है सबसे पहले कोल्ड वॉर देखने, और आप सब लोग ये जानते हैं कि कोल्ड वॉर देखने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा यूएसए के अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा? यूएसए के अंदर, या फिर हमें जाना पड़ेगा सोवियत यूनियन के अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा? सोवियत यूनियन के अंदर। और मैं आपको बता दूं, कोल्ड वॉर जो है वो 1945 से शुरू हुआ था और 1991 तक चला था। कोल्ड वॉर 1945 टू 1991, ये डेटा आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हम कोल्ड वॉर देखने के लिए यूएसए पहुंचे। अब जब हम यूएसए पहुंचे तो दोनों कंट्रीज आपस में कोल्ड वॉर खेल रही थी, यानी इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि कोल्ड वॉर चीज क्या है। तो कोल्ड वॉर का मतलब एक ऐसा युद्ध होता है, एक ऐसा वॉर होता है जिसमें किसी भी प्रकार की वायलेंस का यूज नहीं किया जाता, हथियारों का यूज नहीं किया जाता, हिंसात्मक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती। ऐसा युद्ध कह सकते हैं हम इसे जिसमें हम कहते हैं ना, बातचीत के द्वारा जो लड़ाई की जाती है, बोलचाल के द्वारा जो लड़ाई की जाती है। जैसे कि मान लो हमने किसी कंट्री के बारे में अपनी मीडिया में कुछ बोला, या उस कंट्री ने अपनी मीडिया, अपने न्यूज़पेपर में हमारे बारे में कुछ बोल दिया, तो यानी हम दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। ऐसा ही कोल्ड वॉर यूएसए व यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। और ये कोल्ड वॉर देखते देखते हमें टाइम हो गया काफी, हमें यहाँ पर काफी साल लग गए। और एक बात और, हमने इस कोल्ड वॉर के बीच के अंदर 1961 के अंदर इस कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट भी फेस किया, जिसे हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। बियॉन्ड दिस सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, हालांकि कोल्ड वॉर का चैप्टर हमारे सिलेबस से कट है, लेकिन इस वर्ल्ड टूर के लिए या हमें समझने के लिए तो एटलीस्ट इसको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे आगे के चैप्टर्स को काफी इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो हमने कोल्ड वॉर को देखा और कोल्ड वॉर के काफी साल बिताने के बाद, काफी साल इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर चला, और इस कोल्ड वॉर को देखने के बाद जब इस कोल्ड वॉर का एंड टाइम आया, तब हमें पता चला कि सोवियत यूनियन यानी ये वाली कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनका इंटरनल सिस्टम खराब हो चुका है, यहाँ पर इनकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसलिए इसका टाइम आया, इसका जो टाइम है, इसलिए इसकी जो इकोनॉमी थी वो डिमोलिश होने वाली थी, इसका टाइम खत्म होने वाला था, और यहाँ पर हो गया डिसइंटीग्रेशन या विखंडन। यहाँ पर हो गया डिसइंटीग्रेशन या विखंडन, डिसइंटीग्रेशन या विखंडन हो गया। अब डिसइंटीग्रेशन देखने के लिए हम यूएसएसआर में आए, डिसइंटीग्रेशन देखने के लिए हम यूएसएसआर में आए, और इसके टोटल 15 टुकड़े हुए, इसके टोटल 15 टुकड़े हुए, और ये 15 टुकड़ों से मिलकर ही बना था, ये 15 टुकड़ों से मिलकर ही बना था। अब क्या हुआ, जब हमने कोल्ड वॉर देखा तो हमने दूसरा चैप्टर, हमारा दूसरा चैप्टर क्या कहता है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी दो ध्रुवीयता का अंत। और इससे मैं आपको ये भी समझा दूं कि दो सुपर पावर्स में से, दो सुपर पावर, ये पहली और ये दूसरी सुपर पावर है, इन दो सुपर पावर्स में से जब एक सुपर पावर खत्म हो जाती है तो दुनिया यूनिपोलर हो जाती है, दुनिया यूनिपोलर हो जाती है। यानी कि अब दुनिया में सिर्फ एक ही पोल बचा है, अब दुनिया में एक ही पोल, एक ही सुपर पावर, एक ही महाशक्ति बची है जो दुनिया को रूल करने वाली है। इसे हम हेजमनी भी कह सकते हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसमें हम अमेरिकन हेजमनी पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर भी एनसीईआरटी बोर्ड द्वारा कट कर दिया गया है, लेकिन हेजमनी हमें समझनी पड़ेगी। हेजमनी का मतलब होता है वर्चस्व या दबदबा फैलाना, वर्चस्व या दबदबा फैलाना। और थर्ड चैप्टर में, अब ये बात तो ऑब्वियसली बात है, ये तो आप भी जानते हैं कि जब दो सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर डाउन हो जाती है तो दूसरी पावर हमेशा अपनी हेजमनी शो करती है, हमेशा अपना दबदबा शो करती है। और थर्ड चैप्टर में अमेरिका अपना दबदबा शो करता है ट्रेड पर, रूट्स पर, हर एक जगह, इकोनॉमी पर, यानी कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करने की कोशिश करता है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में हमारी ही जो आइडियोलॉजी है वो अप्लाई की जाए, हमारी ही जो विचारधारा है वो पूरी दुनिया पर चले। ठीक है, अब यहाँ पर हम अमेरिकन हेजमनी पढ़ने के बाद में, अब जब हमने अमेरिकन हेजमनी पढ़ी, अमेरिका की दादागिरी को फेस किया, तब हमने देखा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें अमेरिका के सामने और सुपर पावर खड़ी करनी पड़ेगी ताकि हम इसको रोक सकें।
अब कोई बहुत अपनी हुकूमत चला रहा है, दादागिरी कर रहा है, तो हमें उसके सामने उसका कॉम्पिटिटर खड़ा करना पड़ता है ना। उसी प्रकार हमने डिसाइड किया कि हम इस यूएसए के सामने 3 कॉम्पिटिटर खड़े करेंगे, यानी कि हम 3 ऐसी सुपर पावर्स या 3 ऐसी पावर्स को लेकर आएंगे जो मिलकर, चाहे अकेले अकेले चाहे मिलकर, अमेरिका को बीट कर सके बस। और उसमें हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले यूरोपियन यूनियन बनाएंगे। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? यूरोपियन यूनियन बनाएंगे। फिर हमने 1992 में अमेरिका यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी पावर बनाते हैं जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? आसियान के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? आसियान के नाम से जानते हैं। और तीसरी पावर, सुपर पावर कह लो या पावर कह लो, चाइना। अब हम तीसरी सुपर पावर चाइना को बनाते हैं। अब 1950 के आसपास चीन जो है उसने भी अपने देश से कुछ पावर्स को बाहर निकालकर खुद को इंडिपेंडेंट नेशन बना लिया था। उसी प्रकार जब चीन सुपर पावर बन जाता है, फिर ये तीनों पावर्स मिलकर अमेरिका को बीट करने की कोशिश करती है और अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। हालांकि अकेले किसी कंट्री की बस की बात नहीं थी उस टाइम जब अमेरिका हेजेमनी पर था, तो किसी भी और कंट्री में इतनी पावर नहीं थी कि अकेले अमेरिका को बीट कर सके। इसलिए हमने ग्रुप्स बनाए। जैसे इसके अंदर टोटल, अब वर्तमान की बात की जाए तो इसमें 27 देश हैं। इसकी बात की जाए तो इसमें अब 11 हो गए। हालांकि हमारी किताबों में अभी भी 10 कंट्रीज बताई गई हैं, इसमें 11 हो चुके हैं। तिमोर लेस्टे करंट में ऐड हुआ है, हालांकि आपकी किताबों में अब तक आया नहीं है, सो आपको अभी ये पढ़ना नहीं है, ना आपके एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे के चैप्टर की। अब उसके बाद हमारे चैप्टर आता है, अब हम पर्टिकुलर जगहों के बारे में पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा घूमने के लिए साउथ एशिया चलते हैं। कहाँ चलते हैं? साउथ एशिया चलते हैं। अब जब हम साउथ एशिया के पास आए तो साउथ एशिया का तो हमारा अपना महान भारत है। साउथ एशिया में तो हमारा अपना महान भारत है। हम अपने महान भारत में रुके, और जब हम अपने महान भारत में रुके तो हमने अपने भारत के बारे में जाना, और भारत से भी ज्यादा जरूरी हमने भारत के आसपास के पड़ोसी देश जिनसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं उनके बारे में जाना। उनमें कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पर पॉलिटिक्स आई कैसी है, वहां पे कौन सा सिस्टम चल रहा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है, मोनार्की चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है, जैसे कि राजतंत्र हो गया, जैसे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी, क्या चल रहा है, इन सब के बारे में हमने साउथ एशिया में जाना। अब साउथ एशिया में इन सब के बारे में जाना, और हम वहां बैठे थे, हमें मन में ये विचार आया कि इस पूरी दुनिया को कौन रन कर रहा है। ये तो सबके मन में आता है, आप तो बच्चे हो, आपको तो पता है कि ये विचार हम सबके मन में आते हैं कि इस पूरी दुनिया को चला कौन रहा है। ऐसे उटपटांग सवाल आते रहते हैं ना, तो ऐसा ये उटपटांग सवाल हमारे मन में आया कि इस पूरे साउथ एशिया को चला कौन रहा है, या पूरी साउथ एशिया क्यों, इस पूरे वर्ल्ड को रन कौन कर रहा है, इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन है। ये सोचकर हमने अपने बैग्स पैक किए और हम उस बड़ी पावर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और उस पावर को ढूंढने हमारी खोज जाकर खत्म हुई कहां पर? हमने अपने बैग्स पैक किए और हम चल पड़े सुपर पावर ढूंढने। और हम वापस कहाँ आए? हम वापस अमेरिका आए, और यहाँ हमें वो पावर मिली जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। उस पावर का नाम क्या रखा हमने? यूएनओ। क्या नाम रखा? यूएनओ। हमने वो उस सुपर पावर को या उस चीज को, उस जगह को, उस स्थान को ढूंढ लिया है जिससे हमें ये है कि पूरी दुनिया को रन कौन कर रहा है, पूरी दुनिया को चला कौन रहा है। और हमें पता चला कि इस पूरी दुनिया को यूएनओ चला रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ चला रहा है। इस पूरी दुनिया को कौन रन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ चला रहा है, ठीक है। अब जब इस पूरी दुनिया को संयुक्त राष्ट्र संघ चला रहा है तो हमने इस संयुक्त राष्ट्र संघ को या यूएनओ को बहुत अच्छे से समझा, इसके सारे पार्ट्स को समझा, कौन सुप्रीम है, कितने पार्ट्स हैं, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और जो इंटरनेशनल कोर्ट, इसके अलावा इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से समझा, जाना, इसके काम को देखा, इसका अफेक्ट इंडिया पर देखा, इस पर अमेरिका का अफेक्ट देखा। इन सब को समझने के बाद हमने ये सोचे, अब हम अमेरिका में हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इस पूरी दुनिया की सिक्योरिटी का ध्यान कौन कर रहा है, इस पूरी दुनिया की सुरक्षा कौन कर रहा है। जब यूएनओ ढूंढ लिया है, जब इस दुनिया को चलाने वाला ढूंढ लिया है, जब यहाँ का सबसे बड़ा कोर्ट ढूंढ लिया है, तो कोई मैटर भी तो होना चाहिए उस कोर्ट में जाने के लिए, कोई मसले, कोई विवाद भी तो होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट भी तो होना चाहिए। और उन डिस्प्यूट्स के लिए हमने पता लगाया कि इसकी सिक्योरिटी कौन कर रहा है, ये सुरक्षा कौन कर रहा है, हथियार क्या चीज है, हथियार आ कहां से रहे, कौन कौन से हथियार होते हैं, सुरक्षा के टाइप्स कितने होते हैं, और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा है क्या, सबसे बड़ी बात, ये सिक्योरिटी है क्या। तो जैसे हम वर्डियल मीनिंग की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो सिक्योरिटी का वर्डियल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी किसी भी तरह के खतरे से आजादी, किसी भी तरह के खतरे से आजादी। अब खतरा क्या होता है, अब ये थ्रेट क्या है,
अब खतरे की बात करें तो हम ये जानेंगे खतरा वो होता है जो हमारी सेंट्रल वैल्यू को हार्म करे, हमारे केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाए। और ये केंद्रीय मूल्य या कोर वैल्यू सबके अलग अलग होते हैं। मेरा केंद्रीय मूल्य अलग है, आपकी कोर वैल्यू अलग है, हमारे देश की कोर वैल्यू अलग है, हमारी दुनिया की कोर वैल्यू अलग होती है। ठीक है, अब हमने सिक्योरिटी समझी, वेपन समझे, हथियार समझे, सिक्योरिटी के टाइप समझे। सिक्योरिटी के 2 टाइप समझे हमने, ट्रेडिशनल, इंटरनेशनल। जैसे कि कौन सा खतरा सदियों से चला रहा है, कौन से खतरे अब आने लगे हैं, जैसे टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग। ये खतरे पुराने नहीं है, ये अभी आए हुए खतरे हैं जिनसे हमें अभी अभी पाला पड़ा है हमारा। और जैसे युद्ध है, वॉर है, ये वो खतरे हैं जो बहुत पुराने। अब कितने पुराने हैं, आप कितना पुराना सोच सकते हो कि वॉर कितना पुराना है? आप पुराने से पुराने जाओ, आप जाओ महाभारत और रामायण के टाइम, युद्ध तो वहां भी हुए थे ना। तो ये वो टाइम है, युद्ध वहां से चला रहा है, इससे ज्यादा और ट्रेडिशनल कहां जाए हम? वो हमारा सबसे पुराना खतरा है। ठीक है, अब इतने पुराने खतरे हमने पढ़े, इन खतरों के बारे में हमने जाना, नए खतरों के बारे में हमने पढ़ा, इन सब के बारे में हमने जाना। और हाँ, एक बात मैं आपको बीच में बता देती हूँ कि इस बुक के अंदर आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, लास्ट में आपको उस चीज का रिलेशन इंडिया के साथ दिखाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में कोल्ड वॉर पढ़ा तो कोल्ड वॉर पर का इंडिया का असर बताना पड़ेगा, कोल्ड वॉर पर का असर इंडिया में बताना पड़ेगा। दूसरा हमने एंड ऑफ बायपोलरिटी में हमने सोवियत यूनियन पढ़ा, तो इस सोवियत यूनियन के रिश्ते हमें इंडिया के साथ बताने पड़ेंगे। जैसे तीसरे चैप्टर में हमने हेजमनी पढ़ा, तो हेजमनी का असर इंडिया पे क्या पड़ा वो हमें बताना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट हमने कंटेम्प्रेरी वो जो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स पढ़ी, अलग अलग पावर्स बनाई थी ना हमने, ये 3 पावर्स हमने बनाई थी, ईयू बनाया था, आसियान बनाया था, चाइना बनाया था, इनसे इंडिया के कैसे रिलेशन है ये भी हमने पढ़ा, ये भी हमें बताना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करें हम साउथ एशिया में तो इंडिया के बारे में और इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में बताएंगे। अब पड़ोसी देशों के बारे में बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि उन पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। पाकिस्तान को पढ़ेंगे तो पाकिस्तान से रिश्ते बताने पड़ेंगे, बांग्लादेश पढ़ेंगे तो बांग्लादेश से रिश्ते बताने पड़ेंगे। उसके बाद हम यूएनओ गए, अब यूएनओ गए थे तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि उस यूएनओ में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया मेंबर है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, ये भी बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने डिसाइड हम आए सिक्योरिटी देखने, और सिक्योरिटी वाले चैप्टर में हम ये बताएंगे इंडिया ने सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। लास्ट में तो हमें इंडिया के बारे में बताना ही पड़ेगा, इन सारे चैप्टर्स के बारे में, इन सारे चैप्टर्स के एंड में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें, हम इतना वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट घूम लिए हैं, सारी जगह हम जा चुके हैं बड़े बड़े देशों में। तो हमने फिर ये सोचा कि हमने इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा दिया है, कितना पोल्यूशन कर दिया है, कितना पेट्रोल वेस्ट कर दिया है, कितना कुछ इन्वायरमेंट का खराब कर दिया है। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम इन्वायरमेंट की बात करें, और इन्वायरमेंट में हम बात करने से पहले अब हम सोल्यूशन करेंगे, इन्वायरमेंट को सुधारने की बात करेंगे। लेकिन सुधारने से पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आई है। अब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये समझना पड़ता है ना कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम इन्वायरमेंट को सॉल्यूशन करने से पहले, इन्वायरमेंट के मैटर्स को सॉर्ट आउट करने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉब्लम कौन कौन सी है, मैटर आए कौन कौन सी। धीरे धीरे हम वर्ड के बारे में जानेंगे, वर्ड इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। वहां पर हम ये देखेंगे कि कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉमन प्रॉपर्टीज देखेंगे कितनी तरह की कॉमन प्रॉपर्टीज है। जैसे अंटार्कटिका हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज है, पानी कॉमन प्रॉपर्टीज है, ओशंस हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज है, वन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया का मतलब आप 2 दुनिया समझ लो, एक आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समझ लो, एक आप साउदर्न हेमिस्फीयर समझ लो। फिर ये डिसाइड करना है कि इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में कौन सी डील हुई है इन्वायरमेंट के लिए। तो इनके बीच में जो डील हुई है उसे कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, साझी पर अलग अलग जिम्मेदारी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, ये फिर हम ये देखेंगे इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। ऑब्वियसली बात है, इंडिया को तो लास्ट में डिफाइन करना ही पड़ेगा, इंडिया के साथ रिलेशन तो बताने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाकर हमारे ये चैप्टर खत्म होते हैं, बस एक चैप्टर बचता है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। 1990 में बन में ग्लोबलाइजेशन इस पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ आता है, एक नई आर्थिक नीति के साथ आता है, जिसमें 3 चीजें इंट्रोड्यूस होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 चीजें इंट्रोड्यूस होती है। और लास्ट में एंड में हम ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडिया को मिलाकर बता देंगे, यानी कि हम ये बता देंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या असर पड़ा, या इंडिया ग्लोबलाइजेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडिया को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, और ग्लोबलाइजेशन अच्छा है या बुरा है, इन द नेगेटिव वे, इन द पॉजिटिव वे, हम दोनों में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर जाकर हमारा कोल्ड वॉर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस।